अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, इजराइल की ग्राउंड फोर्सेस ने पहली बार गजा में एंट्री डाली है। थर्सडे नाइट में ये घुसे थे। बुलडोजर्स भी साथ लेके गए थे ताकि रास्ते में जहाँ जहाँ रुकावटें हैं वहाँ से रुकावटें हटाई जाएं। टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स सब गई थीं और नॉर्दर्न गजा में इन्होंने एंट्री डाली है और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी बम्बार्डमेंट की है। उनकी सपोर्ट में पहले खूब एयर बम्बार्डमेंट की गई और फिर इनके रास्ते में आगे आगे एयर बम्बार्डमेंट होती रही और इंतहाई ज़्यादा वॉर अब इंटेंस हो गई है। और बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हम बिल्कुल तैयार हैं ग्राउंड वॉर के लिए और अब हम पीछे हटने का हमारा कोई प्लान नहीं जब तक कि हम हमास को ख़त्म ना कर दें। अजीज़ दोस्तों, ग्राउंड अटैक में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है और आगे भी इसमें काफ़ी डेवलपमेंट नज़र आती है। अजीज़ दोस्तों, इज़राइल ने अपनी जो अटैक है उसको, जो एयर अटैक है उसके ज़रिए काफ़ी हद तक आगे बढ़े हैं और बहुत ज़्यादा बमबारी कर रहे हैं और इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज और ये सब चीज़ें बंद कर दी हैं। और ये है कि ज़ाहिर है इसमें आप इंटरनेट के ज़रिए ज़्यादातर प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा चलाया जाता है। देखें, अब जैसे ये पिक्चर है बच्चे की, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई पिक्चर है। इस तरह की पिक्चर्स और वीडियोस लगा के मुसलमानों का वो भड़काया जा रहा है और जो लेफ़्ट का इकोसिस्टम है वो इसको आगे बढ़ा रहा है ताकि दुनिया में हमदर्दी पैदा हो फ़लस्तीनियों के लिए। और देखें, इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट दी है कि 300 माइल की टनलें हैं गज़ा में, यानी तकरीबन 500 किलोमीटर। उन टनलों में सारे होस्टेजेस को रखा गया है और सारा हथियार इनका टनलों में है। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि 1.5 माइल की टनल बनाने के लिए $10 मिलियन खर्च होता है, तो 300 माइल की टनलें बनाने के लिए $2 बिलियन खर्चा हुआ है। 2 बिलियन। उन्होंने कहा इन्होंने टनलें बना ली $2 बिलियन की, बॉम्ब शेल्टर क्यों नहीं बनाए जब पता है कि आप अटैक करने जाओगे तो इसराइल ने फिर बमबारी करनी है। तो आम आदमी के लिए बॉम्ब सेंटर क्यों नहीं बनाए? इसलिए कि आम आदमी इनके लिए बलि का बकरा है। ये ह्यूमन शील्ड के तौर पे काम करते हैं। ये मस्जिदों के अंडरग्राउंड में, ये आम आदमियों के बीच में रह के अटैक करते हैं ताकि इसराइल वहाँ पे अटैक ना करे, इंसानियत का सोच के। और जैसे कि मैं कई बार अपनी वीडियोस में साबित कर चुका हूँ कि आम फ़लस्तीनी हमास के साथ है, कोई बॉम्ब शेल्टर नहीं बनाया। और ये भी खबरें आ रही हैं कि जो फ़लस्तीनी भाग रहे हैं ना अपने घर से, उनको हमास वाले भी गोलियां मार रहे हैं, क्योंकि अगर सारे सिविलियन हट गए तो फिर तो हमास वाले सारे मर जाएंगे। और यह है कि इन टनलों को इजिप्ट ने सेवरेज के पानी डाल के, रेतियाँ डाल के, भर के सीमेंट से बंद कर दी थी जब से ये सीसी आया है, जनरल सीसी। वरना उसके ज़रिए इजिप्ट में सारा स्मगलिंग वगैरह होती थी। तो अजीज़ दोस्तों, ये इनका एक मोडस ऑपरेंडी है। देखें, ये है इस्माइल हानिया, इसने हमास बनाई थी, फाउंडर है ये। इसकी बात सुने, औरतें बच्चे बनाने की मशीन हैं। बच्चे हमारे फ्यूचर के शहीद हैं, मुजाहिदीन हैं। मौत हमारे लिए परमानेंट लाइफ की बिगिनिंग है। तो इसलिए हम उस वक्त तक पीछे नहीं हटेंगे, जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे जब तक या तो हम मर जाते हैं या इसराइल ख़त्म नहीं हो जाता। अब आप ये बताएं कि आप 2 स्टेट थ्योरी कैसे लेके आ सकते हैं? जब आप कहते हैं कि 2 स्टेट थ्योरी, पैलेस्टाइन ऑक्यूपाइड है, तो ऑक्यूपाइड नहीं होगा तो इनका मोटो ऑफ लाइफ तो देखें ना कि 50% से ज़्यादा गजा के लोग जॉबलेस हैं। पॉवर्टी लाइन के नीचे 53% रहते हैं।
बच्चे 8-8 10-10 पैदा कर रहे हैं, इसलिए कि फ्यूचर मुजाहिदीन है, मरने के लिए खुद कह रहे हैं कि हम तैयार हैं। और दूसरी तरफ इनका एक और लीडर है, वो कहता है कि जंगों में सिविलियन विक्टिम्स तो हो जाती हैं, हम उसका मतलब ये इसराइल में जो सिविलियंस को मारा है इन्होंने 9 अक्टूबर को, उस पर इनका कहना ये है कि जंगों में सिविलियन विक्टिम्स तो हो जाती हैं, हम उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं। तो ये रूल खाली तुम लोगों के लिए नहीं अप्लाई होता, फिर इसराइल के लिए भी अप्लाई होता है। आफ्टर ऑल इसराइल के सिविलियंस के बीच में आर्मी छुप के नहीं बैठी होती, तुम लोगों ने इंटेंशनली सिविलियंस को मारा है, जबकि तुम्हारे सिविलियंस के बीच में ये हमास वाले छुप के बैठते हैं। तो फिर इसराइल जब हमला करता है तो फिर तुम लोगों का मरना बनता है ना भाई। तो ये अजीज दोस्तों देखें, मैं जंग की तरफ आता हूँ, पहले ज़रा मैं आपको ये तबाही दिखा दूँ। ये है गज़ा, जंग से पहले और जंग के बाद का। आप देखें जंग से पहले क्या हालत थी और जंग के बाद उस पूरे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है। हर तरफ तबाही है। आज भी आप ये जंग रोक देना तो फ़लस्तीनियों को रीबिल्डिंग के लिए 25-50 साल लग जाएंगे, कि इनके पास गुर्बत है, इनके पास पैसा नहीं है, ये कहाँ से ये चीज़ करेंगे। इनके पास तो इस वक्त खाने का पानी पीने का नहीं है, खाना खाने का नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसका जिम्मेदार हमास है। हमास अगर बहुत बड़ी मिलिट्री पावर होती, इसराइल का मुकाबला करने की ताकत रखती, तो अटैक करती, तो समझ में भी आता। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि जैसे कहते हैं ना कि ओवैसी जो है इंडिया में, वो बीजेपी का एजेंट है, उसके सारे एक्शन से बीजेपी को फ़ायदा होता है। तो मुझे भी लगता है कि कहीं ये हमास इसराइल का तो एजेंट नहीं है, कि इसराइल को ये मौका देता है कि तबाहियाँ फैलाए। लेकिन जितना फ़लस्तीन में सिविलियन नुकसान हो रहा है, जानों का, माल का, प्रॉपर्टीज़ का, वो सब की जिम्मेदार हमास है। क्योंकि इनका मोटो ऑफ लाइफ आप देख रहे हैं कि किस तरह ये ऑपरेट करते हैं। अजीज़ दोस्तों, ये हमास के डेप्यूटी हेड ऑफ पोलिट ब्यूरो सालेह अल अरोरी ये कहते हैं कि हिजबुल्लाह पूरे मिलिट्री और पॉलिटिकल लेवल पे इजराइल के साथ जंग कर रही है और करती रहेगी, और हमारा सिर्फ एक गोल है और एक ही मंजिल है, सब्र करें, जंग अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई, ये अल अरूरी कह रहा है। अजीज़ दोस्तों, जंग अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई, ये बिन्यामिन नेतन्याहू भी कह रहा है और हमास भी कह रही है। तो फिर आप सोचें कि ये जंग कहाँ तक जाएगी और ये कितनी लंबी जाएगी और कितनी तबाहकुन होगी। अजीज़ दोस्तों देखें, इस जंग में अब दूसरी पावर्स भी आ रही हैं। अमेरिका का H-47 भी स्ट्राइक ड्रोन पहुंच गया है और एयरक्राफ्ट कैरियर में मौजूद है और फ्लाइट की तैयारी में बैठा हुआ है। अमेरिका अब किसी वक्त भी इस जंग में आ जाएगा, ऑलरेडी आ चुका है। देखें, इजराइल ने बमबारी शुरू की ना जब कल और थर्सडे को, और ग्राउंड में फोर्सेस डाली ना, तो पुतिन ने, रशिया के पुतिन ने कहा है कि ये जंग अब मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट से बाहर भी बढ़ सकती है, इस जंग का रुख बहुत बदल सकता है। ऐसे में अमेरिका के जो सीरिया और इराक में काफ़ी जगहों पर अड्डे हैं, वहाँ पे हमला हुआ। अबू हजर एयरपोर्ट जो कि अमेरिका के कंट्रोल में है नॉर्थ सीरिया में, उस पर बमबारी की ईरान बेक्ड मिलिशिया ने। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने कंफर्म किया है कि 24 अमेरिकी फौजी ज़ख्मी हुए हैं इराक और सीरिया में पिछले एक हफ्ते में, जब रॉकेट अटैक इराकी सोल्जर्स और इस्लामिक रेजिस्टेंस जो कि ईरान बैक कर रही है, उन्होंने अटैक किए। अब आप इस नक्शे को अगर गौर से देखें ना, तो आप देखें अमेरिका के अड्डे सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज में हैं। जंग आपको समझ में आ जाएगी कि इराक, लीबिया, सीरिया की जंग
टोटल ऑयल के ऊपर चल रही है। ये अमेरिका के जितने एयरपोर्ट अड्डे, पूरा मुल्क तो उन्होंने कंट्रोल में नहीं रखा ना, इराक और सीरिया, लेकिन उन एरियाज जहाँ पे पेट्रोल प्रोडक्शन है वो सारे अमेरिका ने कंट्रोल में रखे हैं। किसको पता वहाँ से अमेरिका के हज़ारों जहाज़ रोज़ जाते हैं, इसमें कितना पेट्रोल जा रहा है और क्या कहाँ कहाँ जा रहा है। अजीज़ दोस्तों, सारे इस वक्त फोर्सेस बढ़ रही हैं। टबा इजिप्ट का एक शहर है जो गज़ा से 100 माइल दूर है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मिसाइल आके गिरा। अभी तक ये कंफर्म नहीं हो रहा कि मिसाइल कहाँ से आया, लेकिन ये यमन से उड़ा है। और यमन में हूती, अब आपको याद जहन में लाएं कि यमन और सऊदी अरब की जंग हुई थी जिसमें सऊदी अरब यमन पे बमबारी कर रहा था, तो ये हूती जो थे इनको ईरान बैक कर रहा था। सीरिया में ईरान बैक कर रहा है, लेबनान में ईरान बैक कर रहा है, हमास को ईरान बैक कर रहा है। और ये यमन से पिछले हफ्ते भी एक सऊदी अरब ने मिसाइल गिराया था, वो भी यमन के हूतियों ने फायर किया था। तो ये सब ईरान का खेल है। कब ईरान पे अमेरिका का अटैक होता है ये देखने वाली बात है। अमेरिका के एक्स एम्बेसडर हैं, उन्होंने कहा है कि क्या मजाक है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि हम ईरान को भी छोड़ेंगे नहीं। तो भाई साहब कब छोड़ोगे? 17 अक्टूबर से ईरान के बैक्ड मिलिशियाज ने, यानी ईरान ने 13 हमले कर चुका है अमेरिका के ऊपर, सीरिया इराक में, और बाइडेन चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं कर रहा। तो रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है मिस्टर प्रेसिडेंट। ये अमेरिका के एक्स एम्बेसडर जॉन बोल्टन ने कही ये बात। अजीज़ दोस्तों, जंग बहुत इंटेंस हो चुकी है। बाइडेन का कहना यह है कि जब से हमने इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर का ऐलान किया है ना, तब से कुछ लोगों को इसमें मसला हो गया। तो बात तो सही है, सऊदी अरब इजराइल क्लोज रिलेशनशिप हो रही है। अरब कंट्रीज़ के साथ, मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ इजराइल के ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे। एक कॉरिडोर जो कि यूरोप, इंडिया से शुरू होगा, मिडल ईस्ट आएगा, पूरे अरब कंट्रीज़ और इजराइल से फिर होता हुआ यूरोप जाएगा, माइनस तुर्की। तो मिर्चें तो लगेंगी। कतर, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, ये 4 मुल्क हैं जो शैतानियत कर रहे हैं। अब एक तरफ मैं इस बात का भी कायल हूं कि ब्रॉडर उसमें देखें ना, तो ज़ाहिर है अमेरिका और नेटो और ग्लोबल नॉर्थ है ना, वो अपनी हेजेमनी पूरी दुनिया में कायम कर रहा है। इनका एक वर्ल्ड ऑर्डर है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, आज कल उसको रिलीज़ करूंगा आपके लिए। पूरा मैंने बताया है कि वर्ल्ड ऑर्डर और वर्ल्ड एजेंडा किस तरह डिफाइन किया गया है, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। तो अजीज़ दोस्तों, वो तो एक है, लेकिन आप क्या इस तरह हमास ने जिस तरह अटैक किया, या जिस तरह ईरान छिछोरी हरकतें कर रहा है, जिस तरह पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है, क्या आप उस ग्लोबल वर्ल्ड एजेंडा जो है अमेरिका और यूरोप का, उसको तोड़ सकेंगे? इतनी ताकत है, इतनी औकात है, इतनी हैसियत है, तो फिर आप उनका हथियार बन रहे हैं। आप उनके लिए फैसिलिटेट करते हैं कि वो अपने एजेंडे को पूरा करें। जैसे पाकिस्तान एक फैसिलिटेटर रहा है अमेरिका का। 1979 से हम देख रहे हैं कि अमेरिका के इशारे पे हर चीज़ कर रहा है। अमेरिका इंडिया में लाना चाह रहा है इंसर्जेंसी, पाकिस्तान इंडिया को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है टेररिज्म के ज़रिए। अफ़गानिस्तान को तबाह करवा दिया पाकिस्तान ने। इसी तरह कतर अमेरिका का दुनिया में सबसे बड़ा फौजी अड्डा है। कतर में अल जजीरा चलता है, कतर में हमास रहती है, कतर में तालिबान रहता है, इनकी टॉप लीडरशिप उधर रहती है महलों में। कैसे हो सकता है? एक उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए तो आप घुस जाते हैं पाकिस्तान में, पूरी दुनिया को तहस नहस कर देते हैं।
तो उनको कैसे नहीं पकड़ सकते? जब आप कह रहे हो कि हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमास की लीडरशिप तो अमेरिका के जो अड्डे हैं उससे 2 किलोमीटर दूर रहता है, महल में। ये सब क्या ड्रामा है? तो अगेन आई विल से कि मुस्लिम देश अगर मुकाबला करना चाहते हैं तो पहली अपनी औकात तो इस लेवल पे ले आए। अमेरिका की मदद के बगैर पेट्रोल तक नहीं निकाल सकते जितने मुस्लिम देश हैं जिनके पास पेट्रोल है। इस काबिल आप हो नहीं कि अपनी दौलत खुद अपने उससे निकालो। तो यह है कि दुनिया को ये गलत रुख पे ले जाते हैं। अब अगर हम देखें कि वेस्ट में जो एजेंडा मतलब चल पड़ा है कि ये होगा और वो होगा और फ़लस्तीनियों के साथ ज़्यादती हो रही है। जैसे आज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का सेशन हुआ, उसमें रेजोल्यूशन पेश किया गया, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में तो रेजोल्यूशन में आपको 9 मेंबर चाहिए और उसमें से परमानेंट मेंबर चाहिए, वरना वीटो हो जाएगा। जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन पास हो सकता है। अजीज दोस्तों, जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन पेश हुआ, 120 फेवर में वोट आए, 14 अगेंस्ट में वोट आए और 45 ने एब्सटेन किया, इंक्लूडिंग इंडिया। आप मुझे ये बताएं कि इजराइल के खिलाफ भी वोट था कि इजराइल जंग रोके और ह्यूमैनिटेरियन करे और फलान ढुमकान। इसका क्या, आपने 120 वोट फेवर में तो दे दिए, 14 खाली अगेंस्ट आए जिसमें अमेरिका, यूरोप वगैरह थे। इससे आप क्या जीत लोगे? आपकी इतनी हिम्मत है कि अब आप इसको इम्प्लीमेंट करा सको? इन लोगों की मदद के बगैर, यूरोप अमेरिका की मर्जी के बगैर आप गजा में एक पानी की बोतल नहीं लेके जा सकते। तो 57 मुल्क हैं। फिर इन 57 मुल्कों में ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड देख लें, माइनॉरिटीज़ के साथ क्या होता है, दूसरी चीज़ें क्या होती हैं। तो ये है कि मैं समझता हूँ कि हमास एक तरह से अमेरिकन एजेंडा को ही पूरा कर रही है। इजरायली जनरल से पूछा गया कि आप क्या हमास के टेररिस्टों को माफ़ी दे देंगे? तो उसने कहा मेरा काम माफ़ी देना नहीं है, माफ़ी देने का काम गॉड का है। गॉड डिसाइड करेगा कि इनको माफ़ करना चाहिए नहीं, मेरा काम है कि इनको गॉड के पास भेज दूँ ताकि गॉड डिसाइड करे। अब आप एक बात ध्यान में रखिए कि इजरायली यानी यहूदी बिलीफ और मुस्लिम बिलीफ में दोनों का ऊपर गॉड एक ही है। तो झगड़ा कहाँ आया? प्रॉफिट पे। और प्रॉफिट पे भी इतना झगड़ा ना बढ़ता अगर प्रॉफिट मोहम्मद ने ये ना कहा होता कि मैं आखिरी हूँ। 1,24,000 पैगंबर दुनिया में आए हैं अकॉर्डिंग टू कुरान। तो फिर प्रॉफिट मोहम्मद ने सबका रास्ता बंद कर दिया, उन्होंने कहा मैं आखिरी हूँ। वरना ये होता था कि हर कुछ दिन बाद एक समझदार आदमी जिसके जहन में बुद्धियाँ होती थी वो होता था। एक जैसे हिटलर है, जैसे चंगेज़ खान है, जैसे कोई भी आता है, जॉर्ज बुश है, जिसके पास पावर होती है, जिसके पास वो होता है, वो अपने आप को प्रॉफिट बना देता था उस ज़माने में लोगों को। अब लोग, आपको पता है कि एजुकेशन उस ज़माने में तो हज़ारों साल पहले तो नहीं होती थी ना। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने वो रास्ता बंद कर दिया, वरना प्रॉफिट आते रहते, चीज़ें चेंज होती रहती। अब क्या हुआ कि सारे आखिरी प्रॉफिट के पीछे लगे रहे। जीसस आए और फिर जीसस के बाद ये दो दुनिया की सबसे बड़े जो ग्रुप हैं, रिलीजियस ग्रुप, ये दो हैं। अजीज दोस्तों, बाइकआउट का ऐलान करते हैं। अब ये बाइकआउट कितना करेंगे? आप ये देखें कि बाइकआउट की लिस्ट लंबी है। इन चीज़ों के बगैर ये जी सकते हैं? इन चीज़ों के बगैर कोई जी सकता है क्या? मैकडोनल्ड के बिजनेस पे कोई फ़र्क पड़ा है? मुस्लिम देशों को ही ले लें, सऊदी अरब को ले लें, तुर्की को ले लें, क्या बाइकआउट से इनके बिजनेसों पे कोई फ़र्क पड़ा है? बाइकआउट करने की भी पहले हैसियत और औकात होनी चाहिए। और वेस्ट में ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं ना, इतना सारा कुछ, इनको कख भी नहीं पता कि फ़लस्तीन क्या है। फ़लस्तीन के ऊपर कब्जा है,
Palestine was never ever an independent country. कारण छोटा सा जो गजा है, इतना सा फलस्तीन कबीला इधर रहता था, कनानी कबीला, और ये पार्ट ऑफ डिफरेंट रेजिम रहा है, रोमन अम्पायर का, खिलाफत राशिदीन का, कुर्द सलाउद्दीन अयूबी जो आया था उसका, और इस तरह मुख्तलिफ एम्पायर्स का हिस्सा रहा है, ऑटोमन अम्पायर का रहा, ब्रिटिश एम्पायर का रहा। आज़ाद मुल्क कभी भी नहीं रहा। चलें 48 से ले लें कि 48 के बाद, तो ये 1 मिनट की 1.5 मिनट की वीडियो ज़रा देखिए। Who was the first Palestinian president in 48 before? Who? Give me a name. You're Palestinian, you don't know? I tell you, as an Arab Israeli, the first prime minister of Israel in 48 was Ben Gurion. But leave that. I'm asking you. You said that Israel occupied Palestine in 1948, which means they occupied it from a country named Palestine. Who was the country Palestine? Who was the military? Who was the president? Who was the government? Who were Palestine? Go to Google, it will tell you. Tell me please now. No, stop. Now, tell me now. Go Google now. What are you trying to say? What I'm telling you. Let me tell you. No. No, listen. There wasn't. There was something called the land, the territory of Palestine, which was occupied or was controlled by the British Mandate, where Jews and Arabs were there. Before that, it was controlled by the Ottoman. Before that, it was controlled by so many other entities. But here's the question: what is the meaning? Hold on. What is the meaning of the word Palestine? Palestine. Yeah. Palestine. What does it mean? Where it comes from? Why? You literally Palestinian. Why would I need to know that? Wait, do you know where the Palestinian is coming from? You cannot even tell me where the what Palestine means. अजीज दोस्तों, पूरी दुनिया में जिहादियों का सेम मोडस ऑपरेंडी है। ये जितने बड़े जिहादी लीडर्स हैं ना, ये महलों में रहते हैं, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं, इनकी औलादें अय्याशियाँ करती हैं, लेकिन आम सिविलियंस को मुजाहिदीन बना के बली का बकरा बनाते हैं। आप पाकिस्तान में देख लें, मौलाना फजलुर रहमान ले लें, मौलाना समीउल हक ले लें, जमात इस्लामी के लीडर, इनके सबके बच्चे बाहर अमेरिका यूरोप में पढ़ते हैं, खुद बड़े बड़े घरों में रहते हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ी में घूमते हैं। यही हाल भारत में आप देख लें, मौलाना साद जो था तबलीगी जमात का चीफ, कोविड के दौरान याद है ना, जब इसके घर पे छापा पड़ा तो फौजी हैरान रह गए कि बड़े महल में रहता है, स्विमिंग पूल और ये और वो। वही अवैसियों को देख लें, वही रानाओं को देख लें, अरफाओं को देख लें। इसी तरह आप अगर आप इधर बात करें तो हमास के लीडर सारे महलों में रहते हैं, बड़े बड़े घरों में, इनके बच्चे बच्चे बिलियनर हैं इनके। और एक मामूली मिसाल, ये यासिर अरफात पैलेस्टाइनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदर रहा। 1969 में बनी थी PLO, 2004 तक, और प्रेसिडेंट रहा 94 से 2004 तक फ़लस्तीनियन अथॉरिटी का। इसने ह्यूमैनिटेरियन एड में से $1 बिलियन चोरी किए। उसकी बीवी को महीने का $1 लाख अलाउंस मिलता था और पेरिस में लेविश लाइफ स्टाइल गुजारती थी। इसकी बेटी की अभी मैंने पिछले दिनों पूरी स्टोरी लगाई थी। लाखों डॉलर महीने का खर्चा है इसकी बेटी की लाइफ स्टाइल का। ये सारी दुनिया के जिहादियों का यही हाल है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।